हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास को देखने वाले हैं और ये हम लोग चैप्टर 3 कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इससे पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट करवा दिया है। चैप्टर 3 क्या है? बिकमिंग ए प्रोफेशनल इन 21st, यानी कि 21वीं सेंचुरी में आपको क्या बनना है? प्रोफेशनल बनना है। इस टॉपिक पे ये चैप्टर बनाया गया है। इससे पहले का मैंने वीडियो करवा दिया है, यदि आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, यहाँ पे यूट्यूब में सक्सेस करियर सर्च कर लेंगे या आप लोग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं सक्सेस करियर सर्च कर ले रहा हूँ, ये रहा सक्सेस करियर। आप लोग यहाँ पे प्लेलिस्ट में चले जाएगा, सक्सेस करियर को खोलने के बाद प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। यहाँ पे आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, इसको आप लोगों को देखने लेना है। और ये मैंने 2 क्लासें करा दी है, देखिए इसमें 2 वीडियो है। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 98,800 सब्सक्राइबर हो गए हैं आपकी फैमिली में, जल्दी 1 लाख कंप्लीट होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। हाँ, एक चीज और, यदि आप ITI की CBT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फुल मार्क्स लाना चाह रहे हैं, तो आप लोग सक्सेस करियर मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको ITI कोर्स से नाम से मिलेगा, जिसमें आप लोग को यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे ITI की कंटेंट मिल जाएंगे जो कि आपको तैयारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का है तो इलेक्ट्रीशियन का, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, वर्कशॉप कैलकुलेशन का, इंजीनियरिंग ड्राइंग का, सभी का मिल जाएगा। साथ में आपको इसका स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास की स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बताया, आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, मेजर चेंजेस टुक प्लेस इन द मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर ले रहा हूँ, रेड कर ले रहा हूँ। ठीक है, विनिर्माण जगत में सबसे बड़ा बदलाव किस क्षेत्र में हुआ है? ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में, यानी कि जहाँ पे उत्पादन का दुनिया है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड है। ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया, तो उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा चेंजेज आया है। किस लिए चेंज आया है? क्योंकि वहाँ पे औद्योगिक क्रांति आया है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ है, यानी कि उद्योग वहाँ पे बैठाए गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग को उत्पादन बढ़ाया गया है। ठीक है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाया गया है तरह तरह के सामान बनाने में। तो ये मेजर चेंजेस टुक प्लेस मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में क्यों आया? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ है, औद्योगिक क्रांति हुआ है। ये ऑप्शन आपको याद रखना है। सॉरी। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज चेंज ड्यू टेक्नोलॉजी एंड डॉट 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 डेवलपमेंट। प्रौद्योगिकी और विकास के कारण विनिर्माण की प्रक्रिया बदल गई है। क्यों बदल गई है? कि देखिए प्रौद्योगिकी यानी कि होता है टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर साइंटिफिक डेवलपमेंट की वजह से, यानी कि वैज्ञानिक विकास के कारण। ठीक है, विनिर्माण की प्रक्रिया में क्या हुआ है? बदलाव आया है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइंटिफिक। द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज चेंज ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट। प्रौद्योगिकी और विज्ञान का विकास के कारण मैन्युफैक्चरिंग में चेंज आया है, यानी कि उत्पादन में वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेगुलर असेसमेंट ऑफ स्किल इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ। देखिए मतलब ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें किसकी वृद्धि के लिए कौशल का नियमित मूल्यांकन आवश्यक है? यानी कि रेगुलर असेसमेंट स्किल का करना नेसेसरी है, अति आवश्यक है। किस चीज को ग्रोथ करने के लिए? तो कैरियर ग्रोथ करने के लिए, यानी कि आपकी कैरियर ग्रोथ हो उसके लिए आपको रेगुलर असेसमेंट स्किल की करना चाहिए, जिससे कि आपका ग्रोथ हो सके कैरियर में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीतू हैज एक्सलेंट स्टोरी टेलिंग स्किल, व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज इट। नीतू के पास कहानी कहने का एक अलग तरीका है, एक्सलेंट तरीका है। यानी कि कोई भी आप लोग देखेंगे, कोई टीचर होता है कि जैसे खानी सर है तो क्या करते हैं, कोई भी चीज पढ़ाते हैं तो एकदम स्टोरी टेल कर पढ़ाते हैं, यानी स्टोरी बताकर उस चीज को इनबिल्ट कर देते हैं। यानी कि ये किसी किसी के अंदर होता है। व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, उनके पास किस प्रकार का इंटेलिजेंस है, बुद्धिमत्ता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं लॉजिक स्मार्ट बोलते हैं। यानी कि उनके अंदर लॉजिकल समझाने का तरीका है, उसी को हम लोग बोलते हैं लॉजिक स्मार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वराज इज लुकिंग फॉर इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री जॉब। स्वराज जो है, लुकिंग फॉर मतलब होता है खोजता है, इंटरनेट बेस्ड यानी डाटा एंट्री जॉब, इंटरनेट से संबंधित जॉब को कौन खोज रहा है? स्वराज खोज रहा है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ही नीड्स। उसके पास सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या होना चाहिए, महत्वपूर्ण स्किल क्या होनी चाहिए? अगर इंटरनेट से आप डाटा एंट्री जॉब खोज रहे हैं या इंटरनेट बेस्ड जॉब कोई खोज रहे हैं, तो आपको बेसिक कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है,
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बुनियादी कंप्यूटर कौशल की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इंटरनेट बेस या डाटा एंट्री जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट पार्ट ऑफ वन पर्सनालिटी। निम्नलिखित में कौन सी किसी व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है, यानी कि पर्सनालिटी की हिस्सा नहीं है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, बिलीफ या स्किन कलर। तो देखिए पर्सनालिटी का एक हिस्सा नहीं है, वो है स्किन कलर, त्वचा का रंग। आपका त्वचा का रंग कोई भी हो वो आपकी पर्सनालिटी को नहीं बताता। अगर पर्सनालिटी बताने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप पर्सनालिटी उसे कहते हैं आपका पहनावा अच्छा हो, आपका बात करने का तरीका अच्छा हो, आपका बैठने का तरीका अच्छा हो, उसे हम लोग पर्सनालिटी बोलते हैं, ठीक है। और आप भले ही गोरे हो और आपको बात करने की तमीज नहीं है, आपको बैठने का तमीज नहीं है, आपको किसी के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो उसे हम लोग पर्सनालिटी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो स्किन का कलर डिपेंड नहीं करता है पर्सनालिटी पे। बाकी आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आप किस की मान्यता है, बिलीफ करते हैं, ये सभी पर्सनालिटी की ही पार्ट्स हैं, लेकिन स्किन कलर पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थिंग्स डेट वन इज गुड एट डूइंग आर। जिन चीजों को करने में व्यक्ति को अच्छा होता है वो उसे क्या कहते हैं, कंसर्न कहते हैं, चिंता कहते हैं, या इंटरेस्ट कहते हैं, या एबिलिटी कहते हैं, या पैशन कहते हैं। तो कोई चीज व्यक्ति को करने में अच्छा लग रहा है तो उसे हम लोग एबिलिटी कहेंगे, ठीक है। एबिलिटी यानी कि उसके अंदर योग्यता है, और जब आपके अंदर किसी चीज की योग्यता होती है तो उसको करने में आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनएबिलिटी टू डू समथिंग वेल इज वन। कुछ अच्छा करने में असमर्थता किसकी है। देखिए इनएबिलिटी टू डू समथिंग वेल इज वन। तो यहां पे देखेंगे दिया है कि कुछ अच्छा करने में असमर्थता किसकी है। इनएबिलिटी टू डू समथिंग वेल इज वन, अयोग्यता इसे बोला जा रहा है। तो देखिए कोई भी चीज आप करने में असमर्थ है, यानी कि उस चीज में आप वीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा। जैसे आपको बोला जाए कि आप मैथमेटिक्स करिए और आपका मैथमेटिक्स वीक है, तो आपको इनेबिलिटी है, असमर्थ है मैथमेटिक्स करने में, यानी कि वो आपकी कमजोरी है। किसी किसी को मैथ आती है तो वो उसकी कमजोरी नहीं है, वो उसका स्ट्रेंथ कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मीना लाइक्स टू लर्न म्यूजिक इन हर फ्री टाइम। मीना जो है अपनी खाली जो समय है उसमें क्या सीखना चाह रही है, म्यूजिक सीखना चाह रही है फ्री टाइम में। इट इज वन ऑफ हर डॉट 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 इम्प्रूव। वो क्या अपना इम्प्रूव करना चाह रही है, लॉजिक को, इंटरेस्ट को, वैल्यूज को, या वीकनेस को। तो देखिए मीना को खाली समय में संगीत सीखना पसंद है, तो यह उसे सुधारने के लिए, यानी उसका क्या है, वो अपने इंटरेस्ट के कारण क्या करती है, सुधारना चाहती है। यानी यहाँ इंटरेस्ट, मीना के अंदर क्या है, इंटरेस्ट है। जब आपको इंटरेस्ट होगा ना तो आप अपने खाली समय को यूटिलाइज करना चाहेंगे, और जब यूटिलाइज करना चाहेंगे तो आप, हो सकता है जो भी आपकी शौक है, जैसे यहाँ पे मीना को म्यूजिक सीखने का शौक है तो अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज कर रही है। ऐसे ही आपका भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मीना क्या है, इंटरेस्ट है म्यूजिक में, इस वजह से वो अपने म्यूजिक को फ्री टाइम में सीख रही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बीजू इज नॉट गुड एट MS एक्सेल। बीजू जो है MS एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अच्छा नहीं है, यानी कि उसे MS एक्सेल नहीं आती है। विथ हिज हार्ड वर्क, वो अपने हार्ड वर्क से, अपनी कठिन परिश्रम से, ही लर्न्स टू ओवरकम वीकनेस एंड टर्न देम इनटू, यानी कि देखिए वो अपनी हार्ड वर्किंग की वजह, MS एक्सेल नहीं आ रही लेकिन वो हार्ड वर्क किया है और वो ओवरकम वीकनेस, यानी कि अपनी वीकनेस को मजबूती में कन्वर्ट कर दिया है, टर्न देम इनटू ए, किसमें, स्ट्रेंथ में, अपनी मजबूती में यानी स्ट्रेंथ में बदल दिया है। जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज नहीं आ रही है, मैथ ही अभी मैं एग्जांपल लिया हूँ, मैथ नहीं आ रही, बार बार आप वीडियो देखिए, उसको लगाइए, तो आपका क्या हो जाएगा, उसमें स्ट्रेंथ बन जाएगी, यानी एक वक्त आएगा आप कोई भी मैथ कर ले जाएंगे अगर आप रेगुलर लगे हैं। ऐसे ही MS एक्सेल उसको नहीं आ रहा है तो वो हार्ड वर्क कर रहा है MS एक्सेल सीखने के लिए। जब MS एक्सेल पे हार्ड वर्क करेगा तो उसे दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखेगा, और जब सीखेगा तो उसको अपनी एक दिन क्या होगी कि वो सारी चीजें सीख जाएगा और उसका वीकनेस नहीं रह जाएगा, यानी MS एक्सेल वीक नहीं पॉइंट रहेगा, अब वो स्ट्रेंथ बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए कि आप एक्सरसाइज डेली करते हैं तो एक वक्त आता है ना कि आपकी बॉडी पूरी बन जाती है, ठीक है। तो जब आप कमजोर होते हैं तो एक्सरसाइज करते रहते हैं, 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद आपकी बॉडी बन जाती है। वैसे ये भी है कि MS एक्सेल कमजोर है तो उस पर सीखता रहता है, तो उसकी जो MS एक्सेल वीक थी वो क्या हो गया, स्ट्रेंथ में बदल गया। नेक्स्ट,
द वे वी इंटरेक्ट मैनेज एंड डील विथ आवर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज नन एज डॉट डॉट डॉट। जिस तरह से हम अपनी बाहरी वातावरण के साथ बातचीत करते हैं, प्रबंध करते हैं और उसे निपटते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिहेवियरल कौशल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कौन से स्किल के बारे में जाना जाता है, व्यवहारिक कौशल के रूप में। आपका व्यवहार कैसा है, तो आप किसी से कैसे मिल रहे हैं, उनसे कैसे मैनेज कर रहे हैं। डील विथ आवर एक्सटर्नल बिहेवियर, अपनी बाहरी वातावरण से बर्ताव कैसे कर रहे हैं, तो इसे हम लोग बिहेवियर बोलते हैं। बिहेवियरल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर। दिया डॉट 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 इज वन ऑफ द बिहेवियरल स्किल। कौन सा इसमें आपका व्यवहारिक कौशल है, दैट इज रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज वर्क इफिशियंसी एंड कंप्लीट इट एंड टाइम। ठीक है, यानी कि किसी भी वर्क को इफिशियंटली यानी कि प्रभावशाली तरीके से करने के लिए, ठीक है, आवश्यक है कंप्लीट इट ऑन टाइम, कि कोई भी कार्य आपको मिला है उसे आप समय पे कंप्लीट कर पाए, उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट है तो कोई भी काम आप अपने टाइम फ्रेम में कर पाएंगे, यानी कि आप जो टाइम बनाए हैं उस टाइम के अंदर ही आप उस काम को कंप्लीट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने डिसाइड कर लिया कि 30 चैप्टर है, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट, जैसे आपका मान लीजिए कोई भी ट्रेड है, हो सकता है फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, कोई भी ट्रेड हो सकता है आपका आईटीआई का। मान लीजिए 30 चैप्टर दिया हुआ है, आप सोच रहे हैं डेली एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो आपका 30 दिन में क्या हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी को हम लोग टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपको आइडिया हो गया कि 30 चैप्टर है, एक दिन में एक चैप्टर पढ़ेंगे तो 30 दिन में कंप्लीट, तो यही क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट। तो वही बोल रहा है कि ये एक व्यवहारिक कौशल है जो किसी भी वर्क को टाइम कंप्लीट इट एंड टाइम, यानी कि समय पे कंप्लीट कर देना, उसी को हम लोग टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है द वे वी मैनेज, जिस तरीके से हम किसी चीज का मैनेज करते हैं, प्रबंध करते हैं, जैसे सॉल्व दी प्रॉब्लम, किसी, देखिए कोई भी समस्या, उसको प्रॉब्लम, उस समस्या को समाधान करना या उसका प्रबंध करना, इज कॉल्ड क्या कहलाता है, उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड या कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं कोई भी प्रॉब्लम है उसको अच्छे से समाधान करना, उसे अच्छे से प्रबंध करना, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कहलाता है। यानी कि संघर्ष का रिजोल्यूशन मतलब होता है हल, कोई भी संघर्ष आया, कोई भी प्रॉब्लम आई, उसको हमने सॉल्व किया, उसी को कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेहाना फेस्ड ए प्रॉब्लम विथ हर प्रोजेक्ट। देखिए इम्प्लायबिलिटी स्किल आपका जो है ना, पहला क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो मैंने बता दिया, प्लेलिस्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और सक्सेस करियर ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसमें आईटीआई का कोर्स आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया ना कि इम्प्लायबिलिटी स्किल टोटल आपका 150 क्वेश्चन सीबीटी एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी से रहते हैं और 50 क्वेश्चन जो है 100 मार्क्स आपका, 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है सीबीटी एग्जाम। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका ट्रेड थ्योरी होगा, 50 मार्क का आपका इम्प्लायबिलिटी स्किल होगा, यानी कि आपका 25 क्वेश्चन जो है इम्प्लायबिलिटी स्किल से पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क का है तो 50 मार्क बनेगा। तो सोचिए कि इम्प्लायबिलिटी स्किल पूरी देख लेते हैं तो आपका 50 नंबर ये तैयार हो जाता है। प्लस ट्रेड थ्योरी के लिए हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आईटीआई कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उनको याद कर लीजिए ई बुक से और उसको टेस्ट को लगा लीजिए, आप 100 में 100 मार्क्स लेकर आएंगे। देखिए दिया हुआ है, रेहाना फेस्ड ए प्रॉब्लम विथ हर प्रोजेक्ट। रेहाना उसकी जो प्रोजेक्ट है उसमें प्रॉब्लम को फेस कर रही है, यानी कि रेहाना को अपने प्रोजेक्ट में एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। शी इज डीलिंग विथ हर ए प्रॉब्लम विथ राइट एटीट्यूड। वह उस समस्या को कैसे कर रही है, राइट एटीट्यूड, यानी कि सही तरीके से निपट रही है, यानी कि सही तरीके से कर रही है जो भी प्रॉब्लम है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यह किसका उदाहरण है, निगेटिव एटीट्यूड का नहीं, वो राइट वे से, राइट एटीट्यूड से वर्क कर रही है अपने प्रोजेक्ट में, तो निगेटिव एटीट्यूड तो नहीं होगा, टेक्निकल स्किल भी नहीं होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, क्योंकि सही एटीट्यूड से कर रही है, राइट एटीट्यूड से कर रही है, यानी सही तरीके से कर रही है, तो उसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। वही नकारात्मक तरीके से करती, ठीक है, यानी कि करने के लिए दे दिया जाए, अब वो मन लगाकर वर्क नहीं कर रही है, दो दिन का समय है, 5 दिन में कर रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं निगेटिव एटीट्यूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है अल्पान डज योगा इन द मॉर्निंग। अल्पान जो है योगा में करता है मॉर्निंग में, ठीक है, अल्पान सुबह में योगा करता है। ही फॉलोज यूट्यूब क्लास टू मोटिवेट हिमसेल्फ। वह यूट्यूब क्लास को
देखता है, उसका अनुसरण करता है अपने आप को क्या करने के लिए, क्या मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यह किसका एग्जाम्पल है, तो ये सेल्फ मोटिवेशन का एग्जाम्पल है कि आप मोटिवेशन वीडियो खुद देख रहे हैं, आप मोटिवेशन वीडियो खुद पढ़ रहे हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है, सेल्फ मोटिवेशन का एग्जाम्पल है। वो योगा करता है डेली मॉर्निंग में, और इसके लिए अपने को मोटिवेट करने के लिए वो यूट्यूब क्लास को फॉलो करता है, यानी कि देखता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये किसका एग्जाम्पल है, स्व प्रेरणा यानी सेल्फ मोटिवेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉट 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 इज ए वे ऑफ थिंक टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। किसी समस्या को हल करने के लिए सोचने का एक तरीका है। क्या सोचने का तरीका है, तो क्रिटिकल थिंकिंग, महत्वपूर्ण सोच, यानी कि आप लोग किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूजिंग बिटवीन टू और मोर ऑप्शन इज नन एज, ठीक है, नन एज डॉट 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 प्रोसेस। देखिए, चूजिंग बिटवीन टू और मोर ऑप्शन, यानी दो ऑप्शन को चुनने में, देखिए दो ऑप्शन दे दिए, जैसे आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया गया ना, इसमें एक सही है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए आप या तो ITI फिटर से कर लीजिए, क्या कर लीजिए, फिटर से कर लीजिए या इलेक्ट्रीशियन से कर लीजिए, फिटर या इलेक्ट्रीशियन, तो इसी को क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग कहते हैं। आपको देखिए 10 बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है, 10 बाद या तो आप ITI कर लीजिए कोई भी ट्रेड से, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, 10 के बाद या तो आप डिप्लोमा कर लीजिए, तो 2 ऑप्शन है, इस 2 ऑप्शन को चुनने के लिए आपको क्या करेंगे, कोई डिसीजन करना पड़ेगा कि हम 10 के बाद ITI करें या आपको डिप्लोमा करना है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। वही बोल रहा है, चूजिंग बिटवीन 2 और मोर ऑप्शन इज नन एज डिसीजन मेकिंग। 2 ऑप्शनों के बीच को किसी एक को चूज करना, 2 या 2 से अधिक विकल्पों के बीच चयन करना, उस प्रक्रिया को हम लोग डिसीजन मेकिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाया, 10 बाद या तो आप ITI कर लीजिए या डिप्लोमा कर लीजिए या आप नर्सिंग कर लीजिए, ये आपके पास ऑप्शन रहते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिसीजन मेकिंग, यानी कि आपको निर्णय लेना है कि आपको ITI करना है या डिप्लोमा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। इनमें से कौन सा डिसीजन मेकिंग का यानी कि निर्णय लेने का हिस्सा नहीं है, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम या जनरेट ऑप्शन या इंप्लीमेंट डिसीजन या परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे आपका जो परफॉर्मेंस होगा ना, ये डिसीजन मेकिंग नहीं है, यानी निर्णय लेना नहीं है, परफॉर्मेंस आपका डिसीजन नहीं। हाँ, 2 प्रॉब्लमों के बीच में आपको आइडेंटिफाई करना है, यानी कि देखिए 10 बाद मैंने एग्जांपल दिया, या तो आप ITI कर लीजिए या आप डिप्लोमा कर लीजिए, तो आप बेस्ट ऑप्शन चुनेंगे ना, कौन सी, ठीक है, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिए कि एक पंखा ही है, इलेक्ट्रीशियन वाले होते हैं, पंखा है ये, ठीक है, ये पंखा है और ये पंखा चल नहीं रहा है, ये पंखा क्या है, चल नहीं रहा है, तो इसे आप लोग कैसे डिसाइड करेंगे, प्रॉब्लम क्या हो गया है अगर नहीं चल रहा है, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो क्या हो सकता है पंखा के अंदर आंतरिक प्रॉब्लम हो सकता है पंखा जो लगा है बोर्ड में प्रॉब्लम हो सकता है कि तार में कहीं कटा हो। तो ये इसी चीज को पहचानना कि कहाँ प्रॉब्लम है, पंखे नहीं चल रहा है तो पंखा के अंदर प्रॉब्लम है, या तार कहीं से कटा है, या बोर्ड के अंदर प्रॉब्लम है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम कहते हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग का एक हिस्सा है। आप डिसीजन लेंगे ना तभी कि पंखा खराब हो गया है तो क्या हो गया है, तार टूटा था, तो आप डिसीजन ले लेंगे, हाँ तार टूटा था। आप डिसीजन ले सकते हैं, हाँ बोर्ड खराब था। आप डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ पंखा के अंदर आंतरिक खराबी थी, वो बाइंडिंग वगैरह टूटा था या कुछ भी, इसके वजह से नहीं चल रहा था। दूसरा दिया है जनरेट ऑप्शन। जैसे मैंने आपको ऑप्शन दिया ना, 10वीं बाद ITI कर लीजिए, डिप्लोमा कर दीजिए या GNM कर लीजिए, यानी कि नर्सिंग कर लीजिए, तो ये भी क्या है, आप ऑप्शन जनरेट कर रहे हैं, ये भी एक डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है। और तीसरा इम्प्लीमेंट डिसीजन, निर्णय क्रियान्वित करना। अब आप डिसीजन लेंगे कि 10 के बाद आपको ITI ही करना है, तो ये इम्प्लीमेंट डिसीजन कहलाएगा, निर्णय क्रियान्वित। आपने निर्णय ले लिया कि हाँ ITI करना है आपको 10 बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया मनु थिंक अबाउट ए प्रॉब्लम। देखिए तो यहाँ 18 कौन सा ऑप्शन बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा निर्णय लेने का हिस्सा नहीं है, तो परफॉर्मेंस नहीं है, बाकी सब डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है मनु थिंक्स अबाउट ए प्रॉब्लम वेल बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। मनु कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी समस्या के बारे में अच्छी तरह से सोचता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यह एक किसका एग्जाम्पल है,
तो सेल्फ मोटिवेशन का, क्रिटिकल थिंकिंग का, टाइम मैनेजमेंट का या लॉजिकल थिंकिंग का। तो इसे हम लोग लॉजिकल थिंकिंग बोलते हैं, यानी तर्क सम्मत सोच। यानी कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको अच्छे तरीके से सोच लेना है कि आगे क्या प्रॉब्लम आएगा, क्या इसकी बेनिफिट है, यानी कि क्या लाभ है, क्या अलाभ है, उन सभी को सोचना लॉजिकल थिंकिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, 20वां नंबर दिया है, रेवाती गॉट ए जॉब ऑफर आउट ऑफ हर टाउन। रेवाती जो है अपने ही शहर में, आउट ऑफ हर टाउन, अपने शहर के बाहर नौकरी का प्रस्ताव मिला, जॉब ऑफर मिला उसे, ठीक है। रेवाती गॉट ए जॉब ऑफर आउट ऑफ हर टाउन, यानी कि अपने टाउन के बाहर, जैसे आप हैं तो आपके जैसे जो भी जिला से बिलोंग कर रहे हैं उसके बाहर के जिले में आपको क्या लगा, जॉब ऑफर आ रहा है। शी डिसाइडेड टू रिफ्यूज द ऑफर आफ्टर लिस्टिंग द प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। उसने फायदे और नुकसान गिनने के बाद, यानी कि जो ऑफर उसको आया जॉब के लिए, तो उसमें क्या उस जॉब को करने से फायदा है, क्या नुकसान है, उसको जानने के बाद वो अस्वीकार करने का फैसला कर लेती है कि हमें जॉब नहीं करना है। सी फॉलो डॉट 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 प्रोसेस, वो कौन सा प्रोसेस यानी कि कौन सी प्रक्रिया को पालन की, डिसीजन मेकिंग का या पॉजिटिव एटीट्यूड का या कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का या निगेटिव एटीट्यूड का। तो उसने डिसीजन मेकिंग किया, यानी डिसीजन लिया कि उसके जो जॉब है, पहली बात तो उसके शहर का बाहर है, दूसरी बात है कि उसका फायदा और नुकसान जानने के बाद उसे लगा कि ज्यादातर नुकसान ही हो सकता है या फायदा ही हो सकता है, तो उसने क्या लिया, डिसीजन लिया। देखिए आपको जॉब ऑफर आया, ठीक है, तो जॉब ऑफर में आप क्या कर सकते हैं, या तो यस कर सकते हैं यानी कि आप जॉब कर सकते हैं, या नो कर सकते हैं यानी कि जॉब नहीं कर सकते हैं। तो कोई ना कोई एक तो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। अब वो रिफ्यूज कर देती है, मना कर देती है, तो क्या ली, डिसीजन ली। यस भी की तो डिसीजन लेगी, हाँ करना है, वो नहीं भी करती है तो डिसीजन लिया कि हमें नहीं करना है। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निर्णय लेना एंड डिसीजन मेकिंग वो की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का फायदा क्या है, समय प्रबंध आप बना लेते हैं तो उसका फायदा क्या है, कार्य को समय पर पूरा कर लेते हैं। देखिए आप जो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि आपका ट्रेड में 30 चैप्टर है और आप टाइम मैनेज कर लेते हैं कि एक दिन में एक चैप्टर, तो 30 दिन में 30 चैप्टर, यानी कि आपका कार्य को समय पर पूरा कर लेंगे, ठीक है। यानी कि 30 दिन का आपका चैप्टर है तो 30 दिन लगेगा, आज से स्टार्ट किए तो 30 दिन बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या है, कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, यानी कि आपका टास्क जो है वो समय पे, यानी कि जो आपका कार्य है वो क्या हो जाएगा, समय पे कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा दिया है दैनिक लक्ष्य प्राप्त होगा, सही बात है। जैसे आपने 30 चैप्टर कंप्लीट है तो दैनिक डेली का गोल्स आपका निर्धारित हो गया कि एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। तनाव कम हो जाएगा, रिड्यूस स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस कम हो जाएगी। अब 30 चैप्टर है, आप एक दिन में डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, एक गोल एक चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो आपको टेंशन बनेगा, यार कब तक कंप्लीट होगा, सालों साल लग जाते हैं। जैसे आपने अभी ट्रेड में तो एडमिशन करवा लिया है लेकिन कभी किताब खत्म ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं बनाया। अगर आपका 30 चैप्टर है तो आप डेली 3 दिन में भी एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं ना 3 दिन में, तो आपका 3 महीने में वो सारा किताब कंप्लीट हो जाता। लेकिन हम लोग टाइम मैनेज नहीं करते हैं, यानी हमारा डेली का गोल्स यानी लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है, तो पूरे 2 साल खत्म हो जाते हैं, पूरा ITI का कोर्स खत्म हो जाता है लेकिन एक किताब खत्म नहीं होता है। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या एडवांटेज है, फायदा है, तो सभी फायदे हैं, ऑल ऑफ दिस, यानी कि आपका कार्य जो है समय पे कंप्लीट होगा, दैनिक लक्ष्य आपको प्राप्त करेंगे और तनाव कम होगा। ये सारे फायदे ही फायदे हैं टाइम मैनेजमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, दिया गुड टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग डॉट 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 एट वर्क। दिया है एक अच्छा समय प्रबंधन जो होता है वो क्या वर्क कार्य स्थल पर क्या बेहतर बनाने में मदद करता है, यानी कि क्या सुधार करने में मदद करता है, अपने वीकनेस को या परफॉर्मेंस को या स्ट्रेस को या प्रेशर को। तो अगर आपका टाइम मैनेजमेंट है, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट है, तो टाइम मैनेजमेंट है तो आपका परफॉर्मेंस प्रदर्शन करने का तरीका अच्छा होगा। जैसे मैंने आपको 30 दिन में 30 चैप्टर कंप्लीट करने के लिए बोला, ठीक है, 30 चैप्टर कंप्लीट करना है, तो आपको क्या होगा, आपका किसको, आप अपने परफॉर्मेंस को सुधार रहे हैं, यानी कि डेली आप अपने कार्य को सुधार रहे हैं कि एक दिन में एक चैप्टर किसी तरह पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए, तो यहाँ परफॉर्मेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दिया द ब्लॉक ऑफ वर्क टाइम इज कॉल्ड डॉट डॉट टेक्निक। ब्लॉक ऑफ वर्क टाइम क्या कहलाता है, जैसे यहाँ पे आप एक लिस्ट बना लिए, ठीक है, क्या बना लिए, लिस्ट बना लिए, तो आप डाल देते हैं कि रात में आप 10 बजे सोएंगे, 4 बजे उठेंगे, ठीक है, वेकअप डाल दिए, उठना, वेक अप,
उठना डाल दिया, फिर आप डाल दिए सॉरी 4 बजे उठना है या 5 ही बजे मान लीजिए उठे हैं, फिर आप 5 बजे से 5:30 बजे तक ले लिए कि 5 से 5:30 आपको क्या करना है, फ्रेश होना है, ठीक है, फ्रेश होना है यानी ब्रश वगैरह करना है। उसके बाद आपको 5:30 बजे पढ़ने बैठना है और 5:30 से लेकर 9 बजे तक आपको पढ़ना है रूम पे, ठीक है, आपके घर पे पढ़ना है। फिर 9 बजे से लेकर आपको 3 बजे तक स्कूल जाना है, शाम में 3 बजे तक। फिर 3 बजे से आना है तो 3 बजे से लेकर आपने टाइम बना लिया 5 बजे तक खेलना है। फिर आपने टाइम बना लिया 5 से 6 आपको पढ़ना है, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, मैथ पढ़ना है या इम्प्लायबिलिटी स्किल पढ़ना है। 6 से 7 आपको ट्रेड पढ़ना है। 7 से 8 आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ना है। तो ये पूरा टाइम आप जो फ्रेम बना लिए इसी को बोलते हैं ब्लॉक ऑफ वर्क टाइम। इसी को क्या बोलते हैं, ब्लॉक ऑफ वर्क टाइम। इज ए कॉल्ड डॉट डॉट टेक्निक। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, तो इसी टेक्निक को पोमोडोरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोमोडोरो। ये एक वर्ड है जो जापानी वगैरह या फ्रेंच वगैरह कोई हो सकता है, मुझे नहीं मालूम है। ये इसी को हम लोग पोमोडोरो कहते हैं। जैसे 5S टेक्निक आप लोग पढ़े होंगे, सभी ट्रेड में होता है, जापानीज वर्ड 5S जो होता है, उसी तरह ये भी एक है पोमोडोरो। तो इसी ब्लॉक ऑफ टाइम को हम लोग पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं, ठीक है, पोमोडोरो तकनीकी कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है रहीम लर्न्स MS ऑफिस ड्यूरिंग हिज लंच ब्रेक। लंच ब्रेक यानी कि जब लंच की छुट्टी होती है उस समय रहीम जो है MS ऑफिस को सीखता है। उसके दौरान रहीम अपने लंच ब्रेक के दौरान MS ऑफिस सीखता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यह किसका उदाहरण है, टाइम मैनेजमेंट का, ओवर थिंकिंग का, ऑनलाइन जॉब का, लॉजिकल थिंकिंग का। तो देखिए ये सोचता नहीं है, लॉजिकल थिंकिंग नहीं होगा, ऑनलाइन जॉब नहीं कर रहा है, ओवर थिंकिंग नहीं कर रहा है, ये अपने टाइम को मैनेजमेंट कर रहा है कि हमें लंच, मान लीजिए कि किसी कॉलेज में क्या होता है कि कॉलेज में आप जाएंगे ना तो कभी कभी क्या होता है 1 बजे से लेकर 2 बजे तक आपका क्या रहेगा, लंच का टाइम रहेगा। तो 1 घंटा आपको समय मिला तो क्या 1 घंटे तक आप लंच ही करते रहते हैं, नहीं, आप लंच मुश्किल से 5 से 15 मिनट के अंदर लंच कर लेते हैं। भूख लगा है या कुछ अच्छा खा रहे हैं तो 5 से 15 मिनट में लंच हो जाता है। बाकी आपके पास 45 मिनट बचता है तो आप क्या करते हैं, रेस्ट करने लगते हैं, थोड़ा लेट जाते हैं या थोड़ा वीडियो देखने लगते हैं, मोबाइल चलाने लगते हैं। तो उस दौरान ये 45 मिनट जो इसका बचा है ना, ये 45 मिनट ये क्या करेगा, MS ऑफिस सीखने में लगाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, वो अपने टाइम को मैनेज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भानु क्रिएट 25 मिनट टास्क प्लानर, ठीक है। भानु जो है 25 मिनट का एक टास्क प्लान करती है कि ये वर्क करना है 25 मिनट के अंदर, एंड नेवर गेट डिस्ट्रैक्ट इन द ब्लॉक टाइम, ठीक है। देखिए 25 मिनट का वो अपना क्या करती है, एक कार्य करने का ब्लॉक टाइम बनाती है। ब्लॉक टाइम जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ देखिए 5:30 से 9 बजे तक पढ़ना, या यहाँ पे 3 से 5 बजे तक खेलना, या 5 से 6 बजे तक, ऐसे वो कार्य करने का क्या बनाती है, एक ब्लॉक टाइम बनाती है। और उस ब्लॉक टाइम को कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं करती है, यानी कि कभी उसको नागा नहीं करती है। विच मेथड डज सी फॉलो, वो कौन सा मेथड अपना रही है, ब्लॉक, पहली तो यहाँ पे देखिए ब्लॉक टाइम बनाई है, तो वो कौन से मेथड को, कौन सी विधि को अपना रही है, तो वो पोमोडोरो टेक्निक को अपना रही है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अभी पोमोडोरो पढ़े ना, ये ब्लॉक टाइम बनाया गया है और ये आपको फॉलो डेली करना है। डेली 10 बजे सोना है, 5 बजे उठना है, 5:30 से 5:30 फ्रेश होना है, 5:30 से 9 बजे तक पढ़ना है, 9 से 3 बजे तक स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है आपका, फिर 3 बजे आएंगे तो 3 बजे से 5 बजे तक खेलना है। डेली ये फॉलो कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पोमोडोरो। ये वहीं पे 25 मिनट कार्य करने का प्लान किया है, तो उसी को पोमोडोरो टेक्निक बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंडिंग ए सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड डॉट डॉट डॉट, क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बड़ा कर देता हूँ। फाइंडिंग ए सॉल्यूशन एनी प्रॉब्लम इज नन एज, किसी भी समस्या का समाधान खोजना क्या कहलाता है, किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना कौन सा कौशल कहलाता है, ओवर थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग या डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढना प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाता है, समस्या का सुलझाना कहलाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समस्या का समाधान एकदम नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या का समाधान का एक चरण नहीं है, कौन सा, समस्या का पहचानना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। जब आपको प्रॉब्लम, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मेरा फैन खराब हो गया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी इस
क्यों ये मेरा फैन खराब हुआ है, पंखा खराब हुआ है, हो सकता है इसकी बाइंडिंग टूट गई हो सकता है इसका तार कट गया हो सकता है जिस बोर्ड में मैंने लगाया उस बोर्ड में लाइट ही नहीं आ रही हो। तो इसको समाधान करना क्या है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ये बोला प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। डिवाइड प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको कई पार्ट में डिवाइड करके उसको सॉल्व करना, ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक तरीका है, ठीक है। सेट टाइमर, यानी कि जब आप टाइम सेट कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका नहीं है ना। फाइंड सॉल्यूशन, जब आपको पंखा खराब होने का पता चल गया कि इसकी बाइंडिंग खराब है, तो ये क्या है, आपने क्या कर लिया, समाधान खोज लिया, बस आप बाइंडिंग कर लीजिए, सही हो जाएगा। आपने पंखे के अंदर पता चला कि तार ही कटा है, तो तार जोड़ दीजिए, आपका सॉल्यूशन हो गया, समाधान हो गया। तो ये सभी क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका है। ये पूछा है कि नॉट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक स्टेप नहीं है, तो वो सेट टाइमर ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि इस प्रकार तीसरा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखेंगे। इफ वन इज ए कैपेबल ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन टू प्रॉब्लम वन विल गेट बेटर डैट, यदि कोई समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम है तो वह है डॉट डॉट बेहतर है। किसमें बेहतर है, सेल्फ मोटिवेशन में, या प्रॉब्लम सॉल्विंग है, या कैरियर में, या पेंटिंग में। तो जब आप किसी समस्या का समाधान खोजते हैं तो क्या है, आप समस्या को सुलझाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, न कि सेल्फ मोटिवेशन होगा, कैरियर नहीं होगा, पेंटिंग नहीं होगा। किसी भी समस्या का समाधान आप प्रॉब्लम सॉल्विंग ही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर देखेंगे। सोनी इज ट्राइंग टू फिक्स द डाउनलोड प्रॉब्लम ऑन लैपटॉप, सोनी लैपटॉप पर डाउनलोड की समस्या को ठीक करने की कोशिश कर रही है। सी डिड नॉट सक्सेड ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट, वह अपने पहली प्रयास में वो डाउनलोडिंग फिक्स नहीं कर पाती है, यानी कि जो डाउनलोडिंग का प्रॉब्लम है उसे समाधान नहीं कर पा रही है फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहली प्रयास में। व्हाट शुड सी डू, उसे क्या करना चाहिए। तो मान लीजिए आपका लैपटॉप है, उसमें कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे नहीं हो रहा है, तो डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप दूसरा तरीका खोजेंगे कि क्यों नहीं डाउनलोड हो रहा है, दूसरे तरीके से डाउनलोड करके देखेंगे। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा तरीका आजमाएंगे, ट्राई अनदर वे, दूसरे तरीके से उसे डाउनलोड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 30 नंबर। स्टीव्स मदर टोल्ड हिम दैट द मिक्सर ग्राइंडर इज नॉट वर्किंग, स्टीव की माँ उसे बताती है कि जो मिक्सर ग्राइंडर है वो काम नहीं कर रहा है। व्हाट शुड बी हिज फर्स्ट स्टेप इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो स्टीव को समस्या के समाधान के लिए उसे पहला कदम क्या अपनाना चाहिए, प्रॉब्लम को, समस्या को समाधान करने के लिए क्या करना चाहिए, उसे कंप्लेन करना चाहिए, नहीं। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, हाँ, उसे अगर उसका मिक्सर ग्राइंडर नहीं चल रहा है तो उसको पहचानना पड़ेगा कि किस वजह से नहीं चल रहा है। जैसे मैंने पंखा का एग्जांपल दिया कि पंखा के अंदर हो सकता है बाइंडिंग खराब है, उसी प्रकार मिक्सर के अंदर हो सकता है कि उस मिक्सर का मोटर खराब होगा इसलिए नहीं चल रहा होगा। दूसरा क्या होगा कि उस मिक्सर ग्राइंडर का तार कटा हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है कि बोर्ड में लाइट ही नहीं आ रही हो। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफाई। उसका पहला स्टेप क्या होगा कि उसे आइडेंटिफाई, पहचानना होगा कि किस वजह से ये नहीं चल रहा है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तीसरा अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए 30 मैंने क्वेश्चन करा दिया, टोटल ये 3 चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया। ये देखिए बिकमिंग ए प्रोफेशनल इन 21st, यानी कि 21st में आपको प्रोफेशनल कैसे बनना है। इसमें 30 क्वेश्चन थे, ये 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया है। अगला जो क्लास आएगी इम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, उसमें हम लोग जो चैप्टर का नाम है कम्युनिकेशन स्किल पढ़ेंगे। और कम्युनिकेशन स्किल में टोटल यहाँ देखेंगे तो कितने क्वेश्चन है, टोटल यहाँ पे क्वेश्चनों की संख्या 50 है, जो कि मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में कंप्लीट करूं। अगर एक में नहीं कर पा रहा हूं तो 2 में मैं कंप्लीट करूंगा। यदि आपने अभी तक सक्सेस कैरियर ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको ITI कोर्स मिल जाएंगे सक्सेस कैरियर ऐप में, या आप successcareer.classx.co.in पे जा सकते हैं, या सक्सेस कैरियर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जैसे देखिए वेल्डर चैप्टर वाइज MCQ, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फिटर थ्योरी सेकेंड ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर यहाँ पे बार का मिल जाएगा। यहाँ पे ITI फिटर फर्स्ट ईयर CVT एग्जाम के लिए मैंने पिछले साल का 17 वीडियो आप देख लेते हैं तो पूरा यकीन मानिए आपका फिटर का कंप्लीट आप नंबर लाएंगे। यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर का मैंने कंप्लीट करा दिया है 12 वीडियो में, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। साथ में अगर आप यहाँ पे आएंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर जो पुराना वाला था पैटर्न पे, उसको मैंने करा दिया है। यहाँ पे आपको ड्राफ्टमैन सिविल, उसके बाद यहाँ पे मैकेनिक मोटर व्हीकल, फिर वर्कशॉप कैलकुलेशन, मैकेनिक डीजल, टर्नर के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मैंने कराए वो सभी मिल जाएंगे, आप इन सबको देख लीजिएगा।
प्लेलिस्ट में आपको। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने ITI ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल पाए। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।